Hello friends, welcome to our YouTube channel Himachal Sarthi from Akarshan Gupta. So today we will discuss about our solar system. तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे सौर मंडल के बारे में, जिसमें मुख्यतः आपके 8 प्लैनेट्स या 8 ग्रह और कई उपग्रह या सैटेलाइट्स या मून लगभग 250 से ऊपर और कई आपको एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। यहाँ देख रहे होंगे हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें बिल्कुल सेंटर में आपको देखने को मिलेगा सूर्य या सन। सन के सबसे नजदीक आपको कौन सा प्लेनेट देखने को मिलेगा? मरकरी। मरकरी के बाद आपको कौन सा आएगा? आपका वीनस। वीनस के बाद आपको देखने को मिलेगा अर्थ। अर्थ के बाद आपका आएगा आपका मार्स। मार्स के बाद आपको देखने को मिलेगा एक एस्टेरॉइड बेल्ट, और एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद आपका आता है सबसे पहले जुपिटर। जुपिटर के बाद आता है आपका कौन सा ग्रह? सैटर्न। सैटर्न के बाद आपका आता है यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। पर गाइस कुछ आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आपने क्या सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पहले ब्रह्मांड बना या आपका सौर मंडल बना? तो इसके लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं कि सबसे पहले आपका क्या आया? ब्रह्मांड आया या यूनिवर्स बना। तो अब यूनिवर्स कैसे बना, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर कई जो है इसके बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। तो उसमें से एक प्रमुख सर्वमान्य सिद्धांत है आपका बिग बैंग का सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत। तो आइए प्लैनेट्स के बारे में या सौर मंडल के बारे में जानने से पहले हम कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में भी, कि यूनिवर्स कैसे बना। आज तक हमने ब्रह्मांड के बारे में जितना समझा है वो केवल हमने 2 तरीकों से समझा है, या तो प्रकाश के आधार पर या तो ध्वनि के आधार पर आप लोग जितना यूनिवर्स को दिखाया या समझा जा रहा है वो केवल 4% ही हम समझ पाए हैं, यानी कि 96% अभी तक हमें ब्रह्मांड में क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है। यानी कि हम केवल 4% ही ब्रह्मांड को समझ पाए हैं, और 96% ब्रह्मांड क्या है? एक ब्लैक मैटर है या काला पदार्थ है, और हमें यह नहीं पता कि वो किस पदार्थ से मिलकर बना है। और यह भी हमें आज तक नहीं पता चल पा रहा है कि जो ब्रह्मांड में कौन सी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान सीमित है। पर ब्रह्मांड कैसे बना हुआ, तो कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, पर एक सर्वमान्य सिद्धांत है, उसे कहा जाता है बिग बैंग का सिद्धांत या महाविस्फोट का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को किसने दिया था? वो दिया गया था आपका जॉर्जिस लेमेत्री के द्वारा। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपने याद रखना कि महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी आपके जॉर्जिस लेमेत्री के द्वारा। तो इनके द्वारा कहा गया कि इन द बिगिनिंग ऑल द मैटर फ्रॉम द यूनिवर्स इज लोकेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्फीयर नोन एज सिंगुलैरिटी। तो इन्होंने क्या बताया कि आरंभ में जो भी पदार्थ जिससे आपका ब्रह्मांड बना है, यानी कि जो भी पदार्थों से जिससे आपका क्या बना है? ब्रह्मांड बना है, वो सभी पदार्थ एक छोटे से क्या थे? गोलक में स्थित थे। एक छोटे से गोलक में वो सारे पदार्थ के सीधे स्थित थे, और उन्हें क्या बोला गया? उस गोलक को क्या बोलते हैं? वो एकाकी या सिंगुलैरिटी। इंग्लिश में बोलते हैं उसे सिंगुलैरिटी, और हिंदी में बोला गया उसको छोटे गोले को एकाकी। और इस गोले की एक खासियत यह थी कि इस गोले का आयतन वॉल्यूम क्या था? बिल्कुल ही सूक्ष्म या वेरी माइन्यूट या छोटा, परंतु इसका तापमान टेम्परेचर और घनत्व क्या था? अनंत और घन। इतना अधिक तापमान और घनत्व इतना अधिक था कि उसे मापा नहीं जा सकता। अब इतना अधिक टेम्परेचर और घनत्व होने के कारण उसमें क्या हुआ? लगभग 13.7 बिलियन अरब वर्ष पूर्व जो है यहां पर क्या हो गया? इस गोलक में विस्फोट हो गया। अब जब भी विस्फोट होता है तो सबसे पहले क्या निकलती है? आपकी ऊर्जा निकलती है। तो आइंस्टाइन ने एक सिद्धांत दिया है, कौन सा? E=mc²। तो ये क्या कहता है? जब भी ऊर्जा निकलेगी तो आपका क्या बनेगा? आपका मास बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा? एक पदार्थ बनेगा। तो इनके अनुसार इनका कहना यही है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है कि इस गोलक में क्या हो गया? महाविस्फोट हुआ, और उससे क्या हुआ? ढेर सारी ऊर्जा निकली, और ऊर्जा निकलने के कारण क्या हो गया? पहला आपका एटम या परमाणु बनकर तैयार हो गया, और इस एटम के बनते बनते क्या हो गया? और ये लगातार क्या हो रहा है? अभी भी क्या हो रहा है? ब्रह्मांड आपका लगातार फैल रहा है, यानी कि एनर्जी अभी इस गोलक से क्या हो रही है? लगातार निकलती जा रही है। द फर्स्ट एटम वाज फाउंड विद इन द इनिशियल 3 मिनट्स। अब जैसे विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के लगभग 3 मिनट के अंतर अंतर ही आपका प्रथम परमाणु क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। और लगभग आगे इन्होंने चलकर कहा कि लगभग 3 लाख वर्षों के बाद, कौन सा? महाविस्फोट के बाद
जो ब्रह्मांड का तापमान है लगभग 45 डिग्री केल्विन क्या हो गया, नीचे गिर गया। यानी कि अब क्या प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, संघनन की या कंडेंसेशन की प्रक्रिया होने शुरू होगी। अब आगे उन्होंने ये बताया है कि प्रारंभिक में ब्रह्मांड और ऊर्जा व पदार्थ का वितरण जो है एक समान नहीं था। यानी कि घनत्व में आरंभिक भिन्नता यानी कि डेंसिटी भी उसकी क्या थी, अलग अलग थी, और उसका तापमान भी अलग अलग था। तो इसके कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी का गुरुत्वाकर्षण किसी पदार्थ का अधिक है, किसी का कम है, तो जिसका अधिक हो वो क्या करेगा, अपनी ओर उसे आकर्षित करेगा। तो इसी आधार पर आपका क्या बनने शुरू हो गया, आपकी आकाशगंगाएं या गैलेक्सीज का निर्माण होना शुरू हो गया। और आपके ब्रह्मांड में कई गैलेक्सीज बनकर क्या होगी, आपकी उनका निर्माण होना शुरू हो गया। और ये मुख्यतः किस गैसों से बनी थी, आपकी हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों से मिलकर बनी थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान गिरता चला गया तो इन गैसों के कारण जो है पदार्थ भी क्या होते चले गए, संघनित होते गए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या ले ली, एक ग्रहों या प्लैनेट्स की शेप लेना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आकाशगंगाएं बनी तो लगभग आज तक हमने केवल 3 टाइप की गैलेक्सी हमें मिल पाई हैं। तो उनकी आकृति कैसी है, एक तो आपको कैसी देखने को मिलेगी, स्पाइरल, यानी कि ऐसे इस टाइप की आकृति क्या होगी, स्पाइरल आकृति। और जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो कौन सी है, जहां पर आपकी पृथ्वी और 8 ग्रह आते हैं, उसे कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी किसका उदाहरण है, आपका स्पाइरल गैलेक्सी का उदाहरण है। अब दूसरी टाइप की गैलेक्सी आपको हमने ढूंढी है, उसका नाम उसे उसकी कैसी शेप है, आपकी एलिप्टिकल या दीर्घ वृत्ताकार उसकी क्या है, शेप है। आप देख रहे हो ये कैसी शेप दिख रही है, आपको एलिप्टिकल शेप दिख रही है। और एक थर्ड टाइप की गैलेक्सी या आकाशगंगा हमें मिली है, उसके शेप कैसी है, उसकी इरेगुलर, यानी कि उसकी शेप जो है कुछ करेक्ट नहीं है, यानी कि उसे देखा नहीं, डिफाइन नहीं किया जा सकता उसकी शेप कैसी है। तो आइए अब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल जो है किस गैलेक्सी में स्थित है। तो हमारा सौर मंडल मुख्यतः आपको कौन सी उस गैलेक्सी का नाम है, दूध गंगा गैलेक्सी या मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा उसे कहा जाता है। और इसकी शेप कैसी है, ये आकृति कैसी है, ये कैसी है, स्पाइरल वे में कुछ ऐसी है। और इसके बीचों बीच आपका कौन सा है, इस गैलेक्सी के बीचों बीच है आपका कौन सा, ब्लैक मैटर है। और सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैटर के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और सारा मैटर कहाँ घुस रहा है, आपका एंटर किया जा रहा है आपका ब्लैक मैटर के अंदर। और यहीं जैसे आपका कहाँ है, आपका एक सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर आपके कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और इसके चारों ओर कौन से चक्कर लगा रहे हैं, आपके 8 ग्रह हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में केवल एक ही सोलर प्लेनेट नहीं है, बल्कि यहाँ पर लगभग 500 से अधिक आपको सोलर प्लैनेट्स या सौर मंडल देखने को मिल जाएंगे। पर हमारा सौर मंडल कहाँ पर है, जो है बिल्कुल सूर्य, और सूर्य के चारों ओर आपको कौन से प्लेनेट देखने को मिल जाएंगे, आपके 8 प्लेनेट देखने को मिल जाएंगे। और वो क्या करते हैं, लगातार उसकी अपने अक्ष पर भी और उसके चारों ओर भी क्या करते हैं, प्रतिक्रमा या रिवोल्यूशन करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे प्लेनेट कैसे मूव करते हैं हमारे सौर मंडल में। तो आप देख रहे होंगे ये रहा आपका बिल्कुल बीचों बीच आपका सूर्य, और इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, सारे प्लैनेट्स के कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और ये क्या आप देख रहे होंगे अपने अक्ष पे भी या अपनी एक्सिस पर भी घूम रहे हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं डिटेल में कि हम हमारे प्लैनेट्स के बारे में, और एक एक करके जानेंगे कि सूर्य के बिल्कुल नजदीक कौन सा प्लैनेट है और सबसे दूरी में कौन सा प्लैनेट है। तो आइए जानते हैं हमारे सौर मंडल के बारे में। सो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो हमारा सौर मंडल मुख्यतः किन किन से मिलकर बना है, आपका सबसे बीचों बीच तो आपका क्या है, आपका सूर्य या सन। उसके चारों ओर आपके कौन से हैं, 8 प्लैनेट्स, और सैटेलाइट्स यानी कि आपके चांद या मून या उपग्रह, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका सैटेलाइट्स। और सम सेलेस्टियल बॉडीज। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, इसको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। तो वो क्या होती हैं, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि रात को आपको आसमान में जो भी चमकती हुई चीज दिखेगी, मान लीजिए आपको कई तारे दिख रहे हैं, सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, तो जो भी अपने आप चमकते हैं तो उन बॉडीज को क्या कहा जाता है, हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। और ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, बहुत ही आकार में बहुत ही बड़ी और बहुत ही हॉट, या इनका तापमान बहुत ही अधिक है। जिसका उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं, आपका सूरज या आपका सन, वो भी क्या आपका एक स्टार है, पर इसकी क्या है, बहुत ही अधिक
तापमान इसका बहुत ही अधिक है और यह क्या है, आकार में भी बहुत बड़ा है। और वी ऑफन कॉल इट आवर सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो यानी कि हम क्या करते हैं, हमने सौर मंडल को क्या करते हैं, अब फैमिली मानते हैं और इसमें इसका मुख्य क्या होता है, आपका सूर्य को इसका मुख्य माना जाता है, क्योंकि बिल्कुल केंद्र में कौन स्थित है, आपका सूर्य। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब जिन सेलेस्टियल बॉडीज जिनकी क्या है, अपनी ऊर्जा या अपनी चमक या लाइट नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह या प्लैनेट्स। तो आपको डिफरेंस याद रखना कि प्लैनेट क्या होते हैं, जिनकी अपनी हीट या अपनी चमक नहीं होती, या वो क्या हम हीट किससे लेते हैं, किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से लेते हैं, जैसे आपकी पृथ्वी, तो वो क्या कहला जाएगी, आपकी प्लैनेट। पर सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जिनकी अपनी हीट अपनी चमक होती है, जैसे आपका सूर्य, उन्हें क्या कहलाएंगे आप, सेलेस्टियल बॉडीज। तो अब हमने पहले देख लिया आपका कि सोलर सिस्टम में कितने हैं, आपके 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह में से भी हम उनके घनत्व और उनकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 पार्ट्स में उन सोलर आपके सारे ग्रह को बांटा गया है। तो 2 पार्ट कौन से हैं, एक प्लैनेट तो हम कहेंगे कौन सा, इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, और दूसरों को कहते हैं हम बाहरी ग्रह या आउटर प्लैनेट्स। तो आंतरिक ग्रह में या इनर प्लैनेट्स में आपको कौन कौन से प्लैनेट देखने को मिलेंगे। अब सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा प्लैनेट था, आपका मरकरी। मरकरी के बाद आया आपका वीनस के बाद आपका अर्थ के बाद मार्स। अब अगर हिंदी में हम बोले तो मरकरी को हम क्या बोलते हैं, मरकरी को बोला जाता है बुध ग्रह, वीनस को बोला जाता है शुक्र ग्रह, अर्थ को तो आप जानते ही हैं, इसे बोला जाता है पृथ्वी, और मार्स को बोला जाता है आपका मंगल ग्रह। और इसके बाद आपको गाइस यहाँ पे बीच में एक क्षुद्र ग्रह पेटी देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स। और एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, जो कि है अभी भी क्या है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर वो अभी तक पूरी तरह से आपके प्लेनेट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। यानी कि आप जो इनर प्लेनेट है और आउटर प्लेनेट के बीच में जो बाउंड्री है, उसे क्या कहते हैं हम, क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉइड बेल्ट। और ये किन के बीच में देखने को मिलेगी आपको, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये आपने याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि मार्स क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉइड बेल्ट किन 2 प्लैनेट के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और इनर प्लैनेट किन्हें कहा जाता है, या आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, जो सूर्य के नजदीक हैं, मरकरी, या आप बोल सकते हैं इसे बुध, शुक्र या वीनस, पृथ्वी और आपका मंगल। अब जैसे कि हम क्षुद्र ग्रह पेटी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये सूर्य की दूरी इनकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अभी भी आपको क्या मिलेगा, हीलियम और हाइड्रोजन की गैसेस का भंडार मिलेगा। पर यहाँ पर ये क्या हुई, जो ये 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं, यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन की गैस की मात्रा कम होगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा के कारण इनकी गैस की क्या होगी, यो समाप्ति हो गई। पर ये जो है सूर्य से काफी दूरी है, ये दूरी पर है स्थित है, इसलिए सूरज की हीट यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती, इसलिए गैसें अभी यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसें अभी यहाँ पर इनके जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्षुद्र ग्रह के बाद आपको कौन सा प्लेनेट देखने को मिलेगा, आपको उससे क्या कहता है, आउटर प्लेनेट, वो क्या है आपका जुपिटर। जुपिटर को बोलते हैं हम बृहस्पति। उसके बाद आता है आपका सैटर्न को बोलते हैं हम शनि के बाद आएगा आपका यूरेनस, या इसे बोलते हैं हम अरुण ग्रह, और उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, नेपट्यून। तो आइए इनकी कुछ खासियत देख लेते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह की खासियत क्या है। तो सबसे पहले इसकी खासियत है, दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट्स, दे आर नियर द सन। यानी कि यहाँ पर आपको क्या, पथरीला भाग ज्यादा देखने को मिलेगा, और क्योंकि यह किसके नजदीक है, सबसे ज्यादा आपके नजदीक के सूर्य से इनकी क्या है, दूरी क्या है, बहुत ही कम है। दे हैव वेरी फ्यू नेचुरल सैटेलाइट्स और नो सैटेलाइट्स। यानी कि आप ऐसा देखोगे कि जो भी ये आंतरिक ग्रह हैं, इनके जो है अपने चांद को क्या बोलते हैं हम, उपग्रह या सैटेलाइट्स। तो कईयों के तो हैं और कईयों के बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि बहुत ही कम इनके उपग्रह देखने को मिलेंगे। जैसे मरकरी के हमें एक भी उपग्रह या कोई भी चांद नहीं है, वीनस के पास भी कोई चांद नहीं है, पर पृथ्वी के पास एक चांद है, और मार्स के पास कितने हैं, 2 चांद है। यानी कि ये लाइन क्या कहना चाहती है आपका, दे हैव वेरी फ्यू सैटेलाइट्स और नो सैटेलाइट्स। यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में चले हम, दे हैव कोर ऑफ मोल्टन मेटल्स। यानी कि इनके क्रोड में आपको घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अधिकतम आपको क्या है, खनिज मिलेंगे। दे मूव फास्टर एंड हैव अ शॉर्टर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर बहुत ही तेज गति से चक्कर लगाते हैं, और
इनका रिवोल्यूशन या पीरियड क्या होता है, यह प्रतिक्रमण करने का टाइम पीरियड है बिल्कुल ही कम होता है। अब आइए दूसरी तरफ चल जाते हैं। अब आउटर प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं या गैसियस प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो इन्हें गैसियस प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य से ये तो है एक तो दूर है, इस कारण जो भी इनका गैसें हैं अभी भी बिल्कुल समाप्त नहीं हो पाई हैं, इसलिए इन्हें जोवियन यानी कि ये जाइंट, यह आकार में अभी भी क्या है, बहुत बड़े हैं और ये सूर्य से क्या है, बहुत ही दूरी पर स्थित हैं। अब इनकी जो है कई लार्ज नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, यानी कि इनके चांद जो है काफी मात्रा में स्थित हैं, तो उनको हम डिटेल में जानेंगे। जैसा सबसे ज्यादा आपको सैटेलाइट्स किसके देखने मिलेंगे आजकल, सैटर्न के, पर कई एनसीईआरटी बुक्स में अभी भी क्या दिया है, जुपिटर के। पर अगर आप नासा की साइड देखोगे तो अब सबसे ज्यादा आपको नेचुरल सैटेलाइट्स किसके देखने को मिलेंगी, आपको सैटर्न की। अब इनके चारों ओर आप देखोगे ना, इनके चारों ओर क्या है, गैसों का एक रिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर बिल्कुल धीमी गति से क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं या रिवोल्यूशन करते हैं, इसलिए कई सौ साल लग जाते हैं इन्हें सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमने अभी पीछे में ही डिस्कस किया कि सूर्य के बाद आपका कौन सा प्लेनेट आता है, आपका मरकरी या बुध। बुध के बाद आपका आता है कौन सा, वीनस। वीनस के बाद आपका आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मार्स या मंगल। और यहाँ पे देखिए इस बेल्ट को बोला जाता है, ये जो बेल्ट है इसे कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी। अब इसके बाद आपको कौन से प्लेनेट देखने को मिलेगा, इसके बाद आएगा आपका यहाँ पर जुपिटर आएगा। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न के बाद आपका यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून। अब पहले गाइज सबसे पहले हम क्या मानते चलते थे 2016 से पहले, 6 से पहले, कि हमारे कितने ग्रह हैं, टोटल 9 ग्रह हैं, पर प्लूटो जो है अब हमारे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब जैसे हम प्लूटो को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर एक और आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट। तो ये आपने याद रखना है कि क्यूपर बेल्ट कहाँ है, प्लूटो से आगे। वो कौन सी बेल्ट है, आपको कौन सी पेटी उसे कहा जाता है, क्यूपर बेल्ट। परंतु मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी किन दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मंगल और आपका कौन सा है, आपका बृहस्पति। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको कौन सी पेटी देखने को मिलेगी, क्षुद्र ग्रह पेटी। सो गाइस चलिए अब एक एक करके प्लेनेट को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बिल्कुल सेंटर में आप कौन सा देख रहे हो, आप सूर्य। और इसे आप देखोगे तो इसे क्या कहा जाता है, आपका सबसे ग्लोइंग प्लेनेट भी कहा जाता है। और यह पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है, लगभग 15 करोड़ इसकी क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर इसकी क्या है, पृथ्वी से दूरी है। तो अब इसके बाद सबसे पहला प्लेनेट आपका कौन सा आता है, आपका मरकरी। सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है, आपका मरकरी। अब मरकरी के बाद आप देखो कौन सा आता है, आपका वीनस। वीनस के बाद आपका अर्थ। अर्थ के बाद आपका आएगा कौन सा, मार्स। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा पढ़ेंगे हम कौन सा, मरकरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरह से कौन सा आपको प्लेनेट देखने को मिल रहा है, मरकरी, या जिसे बोला जाता है बुध। अब यह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और लगभग कितने डेज में यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा देता है, आपका 88 दिन में। ये आपने याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह अपने अक्ष में, यानी कि यह जैसे आपका सोलर सिस्टम के चारों ओर तो घूमता ही, सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर भी यह चक्कर लगाता है। यानी कि जैसे आप मान लीजिए खड़ जाइए और गोल गोल घूमिए, तो वैसे ही ग्रह क्या करते हैं, अपने अक्ष पर या अपनी एक्सिस पर भी चक्कर लगाते हैं। और लगभग कितने दिन में अपना एक अपनी एक्सिस में यह अपना अपने अक्ष में चक्कर पूरा करता है, लगभग 59 डेज में। तो एक और आपको फैक्ट याद रखना कि मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आपका बुध ग्रह। तो ये आपने याद रखना कि आप क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, आपका बुध ग्रह। और सब सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, आपका मरकरी ही है। तो आइए नेक्स्ट प्लेनेट पे आए हम, कौन सा नेक्स्ट प्लेनेट है, आपका वीनस। और वीनस या इसे हिंदी में बोलते हैं हम शुक्र ग्रह। सो वीनस इज द सेकंड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से दूसरे नंबर पे दूरी पर कौन सा प्लेनेट स्थित है, आपका वीनस या शुक्र। और इट इज समटाइम कॉल्ड अर्थ सिस्टर और ट्विन प्लेनेट एज इट इज ऑलमोस्ट एज लार्ज एंड हैज अ सिमिलर कंपोजिशन। इसे जो है अर्थ की या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी आपकी सिमिलरिटीज हैं कंपोजिशन के आधार पर पृथ्वी के तरह बिल्कुल एक समान है।
और ये क्या कहा जाता है, इसे जो है आपका ये जो है ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये सबसे चमकता हुआ प्लैनेट कौन सा है आपका, वीनस ही है। सो असाइड फ्रॉम द सन एंड मून, वीनस इज द ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द अर्थ स्काई। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बाद वीनस ग्रह जो है सबसे चमकदार आपका प्राकृतिक ऑब्जेक्ट है, किसके, पृथ्वी की सूर्य आसमान में आपको देखने को मिलेगा। अब ये सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है या प्रतिक्रमण कर लेता है, 255 दिन में, और अपने ही अक्ष में कितने दिनों में घूमता है, 243 दिन में यह पूरा चक्कर लगा लेता है। अब आइए जानते हैं हम पृथ्वी के बारे में। तो यह पृथ्वी अपना पूरा चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने दिन में कंप्लीट करती है, 365 दिन में, और अपने अक्ष में कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष में पृथ्वी जो है पूरे चक्कर लगा लेती है। और पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, टोटल आपके 1। और पीछे मैं बताना भूल गया कि आपको याद रखना कि मरकरी का कोई भी मून नहीं है, इसका क्या है, 0 उपग्रह या 0 इसका सैटेलाइट है। वीनस की भी आपने याद रखनी, वीनस के भी कोई उपग्रह नहीं है, इसकी भी क्या है। अब पूछा जाए कि इसके कितने सैटेलाइट्स हैं शुक्र के, तो वो क्या है, बिल्कुल 0। अब पृथ्वी के कितने सैटेलाइट हैं या चांद हैं, 1। और द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, यानी कि सूर्य से तीसरे नंबर पे दूरी पर कौन आता है, आपका पृथ्वी। और इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, और सबसे साइज के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी कौन सी है, आपका 5वां प्लेनेट है। और इट इज स्लाइटली फ्लैटन टू द पोल्स, यानी कि ये आपके पोल्स हैं, यहाँ पे इसको क्या देखने मिलेगा, थोड़ी सी चपटी सी शेप देखने को मिलेगी। तो इसलिए इसे पृथ्वी की, अगर शेप का आपको क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की शेप कैसी है, तो पृथ्वी की शेप जो है पूरी गोलाकार ना होकर इसकी शेप कैसी है, जियोइड, या हिंदी में इसे हम कहते हैं भू आप शेप है। तो ये आपने याद रखना है। अब फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अब अगर आप बाहर अंतरिक्ष से देखोगे तो पृथ्वी आपको कैसे देखने मिलती है, नीली, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है, आपका पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो आइए अब अगले ग्रह की ओर चले। तो अगला ग्रह है आपका मार्स या मंगल। तो मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर मंगल जो है आपका 4था ग्रह है। और इट इज द 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सबसे छोटा प्लैनेट तो आपका कौन सा था, मरकरी। अब दूसरे नंबर पर सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, आपका मार्स। तो ये भी आपने याद रखना है। 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि यह अपने सूर्य के चारों ओर कितने दिन में चक्कर पूरा कर लेता है, 687 दिन में। और अपने अक्ष पर ही कितने दिन में घूमता है, 1 दिन में। पर इसके सैटेलाइट्स या मून्स या उपग्रह कितने हैं, 2। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब अगला आ रहा है आपका कौन सा, जुपिटर। पर आपको ध्यान रखना, मैंने पीछे आपको क्या समझाया था कि मार्स और जुपिटर के बीच में आपको कौन सी पेटी देखने मिलेगी, एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी। और यहाँ से, अब इससे पहले तो कौन से थे आपके, इनर प्लेनेट या आंतरिक प्लेनेट। अब यहाँ से कौन से प्लेनेट शुरू हो रहे हैं, आपके जोवियन या बाहरी प्लेनेट शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है, आपका जुपिटर। सो जुपिटर इज द 5th प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सूर्य से 5वें नंबर पर कौन सा प्लेनेट आएगा, आपका जुपिटर। और इट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने बिल्कुल याद रखना कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है आपका जुपिटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बृहस्पति। तो ये आपने याद रखना है, बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर पूरा करता है अपना, लगभग 11 वर्ष 11 महीने और 12 दिन में यह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है। और अपने अक्ष में कितने घंटे में घूम लेता है, ये 9 घंटे और 56 मिनट में। और इसके लगभग कितने सैटेलाइट से उपग्रह हैं, लगभग 80 इसके जो है चांद हैं। तो ये डाटा भी बिल्कुल फ्रेश डाटा उठाया गया है, कहाँ से, आपकी नासा की साइट से। पर कई एनसीईआरटी में इसे कितना, लगभग कितने सैटेलाइट्स बताए गए हैं, 53। अगर गाइज अगर आपको मान लीजिए पुरानी बुक से ही पेपर सेट हो जाता है तो आपको सैटेलाइट्स अगर ऑप्शन आए 53, तो जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं, 53। पर आज के डाटा के अनुसार जुपिटर के कितने उपग्रह हैं, 80। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट प्लेनेट आ रहा है आपका कौन सा, सैटर्न, या इसे हिंदी में बोलते हैं हम शनि ग्रह।
अब सूर्य से कितने नंबर में ये प्लैनेट रहेगा? छठे नंबर पे। और यह सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका? सैटर्न या शनि। द प्लैनेट्स मोस्ट नोटेबल फीचर इज इट्स प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम, यानी कि आप देख रहे हो फोटो में आपको तस्वीरें दिख रहा है कि इस प्लैनेट के चारों ओर एक थोड़ा सा रिंग सा बना हुआ है, इसका यह एक प्रोमिनेंट फीचर है। और यह जो रिंग है ये मेनली किससे बनी है? आइस पार्टिकल्स या बर्फ से बनी हुई है। और बिल्कुल स्मॉल क्या है? छोटे छोटे क्या? डेब्रिस या बर्फ के टुकड़े या धूल के कणों से ही क्या है आपको ये जो आपको बेल्ट दिख रही है किसके चारों ओर? शनि के चारों ओर। किससे बनी? मुख्यतः बर्फ से और रॉक या पथरीली डेब्रिस से और धूल के कणों से मिलकर बनी है। और यह अपने सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगा लेता है? पूरा 29 वर्ष लगभग और 5 महीने में यह क्या है? सूर्य के चारों ओर अपना प्रतिगमन कर लेता है और अपने ही अक्ष में लगभग 10 घंटे 40 मिनट में यह क्या करता है? पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और इसके सैटेलाइट्स या सबसे ज़्यादा उपग्रह कितने हैं? इसके 83। अब आपको क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा चांद किस ग्रह के हैं? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किस ग्रह के? तो वो आपका रहेगा सैटर्न। और कितने हैं गाइज इसके? लगभग 83। अब नेक्स्ट प्लैनेट आ रहा है आपका कौन सा? यूरेनस, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं अरुण। ये आपने याद रखना, अरुण। अब ये कौन सा है? पृथ्वी से सूर्य से 7वें नंबर पर आएगा। और इसका एटमॉस्फेयर कैसा है? सिमिलर टू जुपिटर और सैटर्न की तरह ही है इन इट्स प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब मैंने आपको बताया कि सूर्य से जो जितना दूर होगा तो पहले जो भी प्लैनेट कैसे बने थे? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के कारण। अब इन सूर्य से दूरी अधिक होने के कारण इनकी गैस अभी भी क्या है? एटमॉस्फेयर में यह क्या है? अभी भी ज़्यादा मात्रा में है। पर जुपिटर और सैटर्न में मेनली कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन हीलियम। पर इसमें और कंपोजिशन क्या जुड़ जाएगी आपकी? ये मुख्यतः यहाँ पर क्या ज़्यादा बर्फ देखने को मिलेगी, पानी भी कहीं कभी देखने को मिल जाता है, और एमोनिया और मीथेन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर इन द सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा वातावरण किसका है? तो वो आपका आएगा अरुण का या यूरेनस का। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पक्का आप चाहे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या लिख लीजिए कि सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर इन आवर सोलर सिस्टम किसका है? अरुण का। और यह कितने वर्ष में सूर्य के चारों चक्कर कंप्लीट कर लेता है? लगभग 84 वर्ष से लगते हैं। और अपने अक्ष में घूमने के लिए 17 घंटे और 14 मिनट। और इसके चांद कितने हैं या इसके ऑन सैटेलाइट कितने हैं? लगभग 27। अब लास्ट प्लेनेट आ रहा है आपका कौन सा? नेपट्यून, या इसे हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो सूर्य से कितने नंबर पे आएगा? ये 8वें नंबर पे आएगा। और क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो है आपका नेपट्यून या वरुण। और इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। और यह जो है हमारे सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह लगभग 164 वर्ष में सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर पूरा कर लेता है और अपने अक्ष पे लगभग 16 घंटे 7 मिनट में घूम लेता है। और इसके लगभग चांद कितने हैं? 14। तो ये हमने डिस्कस कर लिए सारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं। तो ये एक लास्ट फैक्ट रहता है कि आप यहाँ पे मैंने स्लाइड में बना दी है कि अकॉर्डिंग टू साइज, यानी कि आकार के आधार पे, तो आपने इसको नोट डाउन करना है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है आपका? जुपिटर। उसके बाद आएगा आपका सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपट्यून, नेपट्यून के बाद आपका अर्थ, अर्थ के बाद वीनस, वीनस के बाद मार्स, और उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? आपका जुपिटर यानी बृहस्पति। उसके बाद उससे छोटा ग्रह कौन सा है आपका? यूरेनस, या आपको क्या बोल सकते हैं उसे? अरुण, सॉरी सैटर्न, सैटर्न को बोलते हैं हम सैटर्न, सैटर्न को हम हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह के बाद आपका यूरेनस यानी कि अरुण, अरुण के बाद वरुण, वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, और सबसे छोटा ग्रह है आपका कौन सा? बुध। अब घनत्व के आधार पे देखें तो सबसे ज्यादा घनत्व के आधार पे कौन सा ग्रह है आपका? पृथ्वी। उसके बाद आपका मरकरी या बुध, बुध के बाद आपका शुक्र या वीनस, वीनस के बाद आपका मार्स या मंगल, मंगल के बाद आपका आता है कौन सा? नेपट्यून, नेपट्यून के बाद आता है आपका कौन सा? जुपिटर,
जुपिटर के बाद यूरेनस और सैटर्न में क्या है, घनत्व के आधार पर सबसे कम मात्रा है किसमें, आपके शनि ग्रह में। तो आपको ये याद रख लेना है। तो गाइस लगभग आज हमने जो है ना, जो भी आपके सौर मंडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले ली है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।